Hello friends, this is RP on your YouTube channel RP Study 2020। जैसा कि आपने टाइटल में ही देख लिया होगा कि आज हम पढ़ने वाले हैं नागरिकता यानी सिटीजनशिप। यदि बात की जाए तो भारतीय संविधान के भाग 2 में इसका वर्णन मिलता है। अनुच्छेदों की बात की जाए तो अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक इसमें आते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले समझते हैं नागरिकता कहते किसे हैं। नागरिकता का मतलब क्या होता है? तो किसी भी देश में 3 प्रकार के लोग रहते हैं। एक वो जो उस देश में भ्रमण करने के लिए विदेशों से आए होते हैं। एक वो जो उस देश में परमानेंटली रहने वाले लोग होते हैं। और एक प्रकार होता है माइनॉरिटी बोलते हैं जिसे, अल्पसंख्यक। कई जगहों पे मुसलमान अल्पसंख्यक हैं तो हिंदू भी कई राज्यों में अल्पसंख्यक है। सिख, ईसाई ये भी कई प्रदेशों में अल्पसंख्यक है। तो अभी यहाँ पे हम बेसिकली समझने का प्रयास कर रहे हैं कि नागरिकता कहते किसे हैं और ये क्या होता है। तो देखिए, किसी भी देश में जो उस देश के मूल निवासी हैं और जो वहाँ के रहने वाले हैं, उनको कुछ सुप्रीम पावर दी जाती है जो अन्य किसी को प्रदान नहीं की जाती। सपोज दैट यदि इंडिया में कोई अफ्रीकी है, कोई अमेरिकी है, तो वो रहेगा भारत में ज़रूर। उसको घूमने की आज़ादी है, वो कहीं भी घूम सकता है, साथ ही साथ कुछ भी ख़रीदारी कर सकता है। लेकिन कुछ सुप्रीम पावर है जिससे उसे वंचित रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि वो भारत का नागरिक नहीं है। अब वो सुप्रीम पावर कौन कौन सी हैं? तो उनमें सबसे पहले आता है राइट ऑफ वोटिंग, यानी जो मतदान करने का अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ किसी भी देश के जो नागरिक हैं उनको प्राप्त होता है। साथ ही साथ इलेक्शन में खड़े होने का जो अधिकार है, यानी कि चुनाव में जब किसी पोस्ट के लिए आप खड़े होते हैं, किसी निर्धारित पदवी के लिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को ये अधिकार प्राप्त हैं कि आप इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। फिर यदि बात करें तो एक अधिकार होता है जो कि किसी भी विभाग में, किसी भी सरकारी विभाग में जो बड़े अधिकारी होते हैं या फिर हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज और अन्य जो और भी पदाधिकारी होते हैं, वो सभी इसमें इंक्लूड हैं। यानी ये सभी जो पोस्ट हैं, इन पर सिर्फ और सिर्फ उस देश का जो नागरिक होगा उसी को ये प्राप्त है, ये सारे अधिकार। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम भारत की बात कर लें तो भारत अपने नागरिकों को कानूनी अधिकार देता है, राजनीतिक अधिकार देता है, साथ ही साथ उन्हें नौकरी का भी अधिकार है। यानी आपका जो वोटर आईडी कार्ड है वो सबसे बड़ा प्रमाण है कि आप भारत के नागरिक हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि सबसे पहले नागरिकता का वर्णन कहाँ मिला। तो सबसे पहले नागरिकता का वर्णन यदि किसी ने किया तो वो अरस्तु ने किया। खैर, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, नागरिकता की बात जैसा कि अभी ऊपर मैंने पहले बताया, भारतीय संविधान के भाग 2 में इसका वर्णन किया गया है और अनुच्छेद हैं 5 से लेकर के 11 तक। तो जो भी मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं वो तो जानते ही होंगे कि मैंने भारत राज्य क्षेत्र और संघ, जो कि भाग 1 में वर्णन किया गया है 1 से 4 तक, अनुच्छेद मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो आज हम देख रहे हैं अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, भारतीय संविधान का भाग 2, नागरिकता। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले अनुच्छेद 5 ये हमसे क्या कहता है। अनुच्छेद 5 हमसे कहता है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। अब प्रश्न उठता है कि भारतीय संविधान लागू कब हुआ। तो जैसा कि आप सभी को पता भी होगा कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हो गया था। अब उस समय तात्कालिक जो प्रश्न उठा था कि आखिर कौन लोग होंगे जो भारत के नागरिक माने जाएंगे, क्योंकि उस समय तक अंग्रेज़ भी भारत में थे और क्योंकि देश का विभाजन हो गया था तो कुछ लोग पाकिस्तान जा रहे थे तो कुछ लोग पाकिस्तान से आ रहे थे।
तो बहुत ही मिसकन्फ्यूजिंग था, बहुत ही कन्फ्यूजिंग वाला वो मैटर था कि आखिर कौन है जो भारत का नागरिक होगा। तो इसके लिए अनुच्छेद 5 ने 3 शर्तें रखी सभी के सामने। तो अनुच्छेद 5 ने हमसे कहा कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, उसके बाद हमारे सामने 3 शर्तें रखी और हमसे कहा कि यदि इन तीनों में से हम कोई एक भी शर्त फॉलो कर लेते हैं तो हमें नागरिकता स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। चलिए अब हम समझते हैं वो 3 शर्तें कौन कौन सी थीं। तो उसमें जो पहली शर्त थी वो थी जन्म के आधार पर। यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है उस समय के अकॉर्डिंग, तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। अब यदि बात की जाए उस समय, तो आप तो दूर की बात हैं, हमारे पिताजी भी नहीं रहे होंगे, आपके भी पिताजी नहीं रहे होंगे, उस समय आपके दादाजी रहे होंगे। तो उन लोगों को जन्म के आधार पे भारत की नागरिकता मिल गई। उसके बाद संविधान निर्माताओं के सामने एक और प्रश्न खड़ा था, क्योंकि उस समय क्रांति का समय था और स्वतंत्रता संग्राम जो कि अभी हाल ही में समाप्त हुआ था। तो बहुत सारे हमारे जो क्रांतिवीर थे वो विदेशों में भी थे और वहाँ उनके, क्योंकि वो विदेशों में स्थायी रूप से रह रहे थे, तो वहाँ उनके बच्चे भी पैदा हुए। तो क्या भारत उन्हें नागरिक स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि उनका जन्म तो भारत में हुआ नहीं। तो फिर वहाँ पे अनुच्छेद 5 ने शर्त नंबर 2 बताई कि यदि किसी व्यक्ति के माता पिता 1950 से पहले यदि भारत में पैदा हुए हैं, तो ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म विदेशों में हो रहा है और उनके माता पिता भारतीय हैं, तो उनको भी स्वतः ही भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। लेट मी एक्सप्लेन वंस अगेन। तो इस पॉइंट को एक बार फिर से बता देता हूं कि ऐसे व्यक्ति जो विदेशों में पैदा हो रहे हैं और उनके माता पिता भारतीय हैं, तो उनको भी नागरिकता मिल जाएगी। यानी उनके माता पिता का जन्म यदि 1950 से पहले भारत में हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति भी भारत के नागरिक माने जाएंगे, भले ही उन व्यक्तियों का जन्म विदेश में हो रहा हो, यानी उन बच्चों का जन्म विदेश में हो रहा हो। चलिए अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 5 की जो तीसरी शर्त है उस पर। तो अनुच्छेद 5 ने अपनी तीसरी शर्त बताते हुए हमसे कहा कि जो भी भारतीय संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा है या उससे भी पहले से भारत में रह रहा है, वो भी भारत का नागरिक माना जाएगा। इसको फिर से समझते हैं। यानी कि आपका भारतीय संविधान लागू हुआ 1950 में, तो जो अनुच्छेद 5 में जो तीसरी शर्त है उसने ये बताया हमें कि यदि 1945 से या 1945 से भी पहले जो भी लोग भारत में रह रहे हैं वो भारत के नागरिक हैं। फॉर एग्जाम्पल मदर टेरेसा आयरलैंड की रहने वाली थी, उन्होंने भारत में बहुत अच्छा काम किया था और उनको इसी आधार पर भारत की नागरिकता दे दी गई। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको अनुच्छेद 5 और उनकी 3 शर्तें समझ में आई होंगी। ये तीनों फॉलो करना कोई ज़रूरी नहीं था। इन तीनों में से कोई एक भी यदि पात्रता है तो आप भारत के नागरिक माने जाएंगे उस समय। चलिए देखते हैं अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 हमसे कहता है कि उस समय जो पाकिस्तान से भारत लोग आ रहे थे तो उनको एक परमिट लेना ज़रूरी हो गया और ये डेट रखी गई आज़ादी के 1 वर्ष के बाद 19 जुलाई 1948 को एक परमिट डेट रख दी गई कि उस डेट के बाद जो भी पाकिस्तान से भारत आएगा उसे वो परमिट लेना होगा और साथ ही साथ उसे 6 महीने इंतज़ार करना होगा, फिर भारतीय सरकार उन्हें नागरिकता प्रदान कर देगी। अब देखिए, पाकिस्तान से भारत आने वाले 2 प्रकार के लोग थे उस समय। एक वो जो कि 19 जुलाई 1948 से पहले ही भारत में आ गए थे पाकिस्तान से, तो ऐसे लोगों को तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद जो भी और लोग पाकिस्तान से आ रहे थे लौट करके, उनको वहाँ पर परमिट भरने की ज़रूरत थी
और उनको 6 महीने के बाद वहाँ से परमिशन मिलती और वो भारत के नागरिक बन जाते थे। तो वर्तमान समय में अनुच्छेद 6 का कोई औचित्य नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं कहूँ अनुच्छेद 6 और 7 दोनों का कोई औचित्य नहीं है तो ये कहीं गलत नहीं होगा। चलिए अब हम समझते हैं अनुच्छेद 7 को। अनुच्छेद 7 कहता है कि भारत से पाकिस्तान गए हुए लोगों की नागरिकता। लेट मी एक्सप्लेन। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, उस समय क्या हुआ कि आज़ादी से पहले ही कुछ लोगों को लग गया कि देश का जो है विभाजन होने जा रहा है और कहीं ना कहीं देश विभाजन होकर रहेगा, तो क्यों ना हम आज़ादी से पहले ही पाकिस्तान जाएं। तो वो पाकिस्तान चले गए, लेकिन वहाँ पर जा कर के उन्हें बहुत ही बुरी सिचुएशन का जो है सामना करना पड़ा। वहाँ मार काट चालू हो गया। तो फिर उन लोगों को बड़ा पछतावा हुआ और फिर अपने उस पुराने सुकून की ज़िंदगी में वापस आने के लिए वो भारत आना चाहते थे। तो ऐसे लोगों को भी भारतीय संविधान ने जगह दी और उन लोगों की नागरिकता का वर्णन अनुच्छेद 7 में किया गया। तो अनुच्छेद 7 कहता है कि भारत से पाकिस्तान गए हुए लोगों की नागरिकता, यानी जब वो वापस आएंगे तो उनकी नागरिकता उन्हें कैसे मिलेगी? तो अनुच्छेद 7 कहता है कि जो भी ऐसे व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए, यदि वो भारत आते हैं तो उनको नागरिकता दी जाएगी, बशर्ते उन्हें 6 महीने इंतज़ार करना होगा और इंतज़ार से पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। यानी रजिस्ट्रेशन के बाद 6 महीने के पश्चात आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो ये 6 और 7 जो दोनों आर्टिकल हैं वो उस समय के लिए, जब देश का विभाजन हुआ उस समय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। वर्तमान समय में इन दोनों का कोई औचित्य नहीं है। खैर, चलिए अब हम समझते हैं अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 हमसे कहता है कि भारत के बाहर जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके माता और पिता भारतीय हैं तब। फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ से बहुत सारे साइंटिस्ट विदेशों में काम कर रहे हैं और साथ ही साथ बहुत सारे डॉक्टर, इंजीनियर्स। तो यदि उनके बच्चे पैदा होते हैं तो उन बच्चों को भी भारत की नागरिकता स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। तो वो किसके बदौलत? तो वो अनुच्छेद 8 हमसे कहता है कि ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म विदेशों में हुआ है लेकिन उनके माता पिता यदि भारतीय हैं तो वो भारत के नागरिक माने जाएंगे। उम्मीद है आप अनुच्छेद 8 समझ पाए होंगे। चलिए अब हम देखते हैं अनुच्छेद 9। तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 9 हमसे कहता है कि यदि भारत का कोई नागरिक है और वो विदेश में जाके किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी नागरिकता, यानी उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। एक बार फिर से, यदि कोई भारतीय नागरिक विदेश में जाकर के वहाँ की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, यानी ले लेता है, जैसे यूएस में गया और वहाँ की वो अमेरिकन सिटीजनशिप अगर वो बन गया तो भारत की नागरिकता ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। अनुच्छेद 9 में इसी बात का वर्णन किया गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 10 की। अनुच्छेद 10 हमसे कहता है कि नागरिकता का बना रहना जब तक अन्यथा कार्य में लिप्त ना पाया जाए। अन्यथा कार्य कहने का मतलब, जब तक इन लीगल वर्क्स में आप इन्वॉल्व अगर नहीं पाए जाते हैं तो आपकी नागरिकता बनी रहेगी। यदि आप इन्वॉल्व पाए जाते हैं देश विरोधी गतिविधियों में तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर आप किसी भी प्रकार की देशद्रोही गतिविधियों में लिप्त नहीं पाए जाते हैं तो आपकी नागरिकता कभी भी समाप्त नहीं होगी। इस बात का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 10 में। यानी आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आपकी नागरिकता को मजबूती प्रदान करता है अनुच्छेद 10, जिसमें कि बाउंडेशन लगाई गई है कि किसी व्यक्ति की नागरिकता
कोई भी संस्थान हो वो छीन नहीं सकता जब तक कि वह व्यक्ति देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त न पाया जाए। सोचिए, यदि अनुच्छेद 10 नहीं होता तो जितनी भी सत्ताधारी पार्टियां हैं वो जब सरकार में आती तो अपने विरोधी पार्टियों के सदस्यों की नागरिकता ही वो सीधे समाप्त कर देती और इन फ्यूचर उन्हें हराने वाला कोई नहीं होता। तो इसी खतरे का अंदाज़ा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बाबा साहेब को हुआ और उन्होंने अनुच्छेद 10 बनाया कि किसी की नागरिकता कोई समाप्त नहीं कर सकता है जब तक वो व्यक्ति देश विरोधी गतिविधियों में शामिल ना हो। तो उम्मीद है अनुच्छेद 10 आप समझ पाए होंगे। चलिए देख लेते हैं अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 में बताया गया है कि नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है और साथ ही साथ संसद के किस मंत्रालय को, तो वो गृह मंत्रालय को ये अधिकार दिया गया है कि आप नागरिकता के ऊपर कानून बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अक्सर परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है कि नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार किस मंत्रालय को है, यानी भारत सरकार के किस मंत्रालय को है, तो वो है गृह मंत्रालय, यानी होम मिनिस्ट्री को ये पावर दी गई है। और भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने समय समय पर इसमें कई सारे कानून बनाए, जैसे कि 1955 में, 1986 में, 2002 में, 2014 में, 2019 में। इन सभी कानूनों पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन वो हम अगली वीडियो में करेंगे। एक प्रश्न और भी पूछा जाता है जो मैं आपको बताता चल रहा हूं कि भारत में जो ये नागरिकता के प्रावधान हैं ये किस देश से लिए गए हैं, तो ये ब्रिटेन से लिए गए हैं। जैसा कि आपको पता है कि लगभग 70 से 80% चीज़ें हमने दूसरे देशों के संविधानों से लिया है, तो नागरिकता हमने ब्रिटेन से ली है और हमारी जो नागरिकता है वो है एकल नागरिकता, यानी हम सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक हैं। ऐसा नहीं है कि यदि हम यूपी में रह रहे हैं तो हमें यूपी की नागरिकता अलग लेनी होगी और भारत की नागरिकता अलग लेनी होगी। हमारे यहाँ ये प्रावधान नहीं है, हमारे यहाँ है एकल नागरिकता। तो फ्रेंड्स, नागरिकता संबंधी जो भी कानून बनाए गए हैं उन सब पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे अपनी आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।